हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविल कोड क्लर्क के टेस्ट के मेन सीरीज के सॉल्यूशन में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और यह वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने 1 से 10 तक कंप्लीट कर लिया। वॉल्यूम 2 में सेट नंबर 11 होने के बाद सेट नंबर 12 है। चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके प्रीवियस ईयर का प्रीवियस टेस्ट का आप जाके सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। एज यूजुअल मैथ का सवाल है हम लोगों के पास और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 175 है। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचने पर भी 40% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, अच्छा ये जो है आपका सीपी और एमपी दोनों का ना एकदम पर्सनल रिश्ता है। जब भी आपको कहीं पे मिले दोनों के एकदम दोनों अलग अलग बराबर भाग में बैठा दीजिए, मामला फिट हो जाएगा। तो सीपी कितना है? 175। चलो भाई 175 रुपया। और कितना पर लाभ प्राप्त किया था? सीपी बेचा था। अच्छा, एक दिन एमआरपी भी लिख देते हैं, इजकल टू एमआरपी। हाँ, एमआरपी ही तो हमें ज्ञात करना है ना। कितना परसेंट की छूट देता है? 30% का। ठीक है, तो 30% मेरा कितना हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 में से 30 गया तो 70 बचा। और इधर मेरा कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है? 40% का। तो 40% होता है 2/5। ठीक है, अब जब लाभ होगा तो इसमें जुड़ेगा और हानि होगा तो क्या होगा? इसमें घटेगा। तो लाभ प्राप्त किया है तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 5 2 7, नीचे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है। तो 7 से 7 मेरा यहाँ कट जाएगा, 5 दूना 10 मेरा यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो जब हम एमआरपी निकालेंगे तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कितना में? 175 में। 175 गुना 2 इजकल टू एमआरपी। तो एमआरपी जो होगा मेरा कितना होगा? 350 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये लाभ हानि से सवाल था। अक्सर आपको सीपी, एसपी और एमआरपी है ना, इसका एक रिलेशन चलता है। मैं कभी इन चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा सिंपल सा सवाल था कि 175 रुपया क्रय मूल्य है। ठीक है, और दुकानदार किसी अंकित मूल्य पे अंकित करता है और 30% की छूट भी देता है। ठीक है, तो 30% का छूट दिया तो कितना हो गया? 7/10 हो गया। ठीक है, और उसको बेचने पर क्या है कि इसी दाम पे ना उसको कितना हुआ था प्रॉफिट? 40% का। तो 40% कितना होता है? 2/5 होता है। तो 2 का मेरा इंक्रीजिंग होगा किसके साथ? 5 के साथ। तो 7/5 हो जाएगा। अब दोनों को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। और 7 से 7 मेरा कट गया, 5 से मेरा 2 मतलब कट गया। जब एमआरपी निकाले तो कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की परिधि 1452 मीटर है। 2 व्यक्ति एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं, क्रमशः 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कितनी देर बाद वो पहली बार मिलेंगे? तो ऐसा करते हैं कि एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। ठीक है, और इसका जो परिधि है वो कितना है? 1452 मीटर है। चलिए भाई, अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत भागते हैं। एक इधर से भाग रहा है तो एक इधर से भाग रहा है। तो भागते भागते कौन ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ये आके मिलेंगे? सपोज दैट यही वो पॉइंट है जिसपे वो क्या करेंगे? आके मिलेंगे। तो कहता है कि पहली बार कब मिलेंगे, उनको मिलने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे मुझे देखना होगा कि यह जो चाल है किस में दिया हुआ है? मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ भी मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, लेकिन यह जो परिधि है मेरा वो किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे, या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे या फिर इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ समय जो दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो यह जो चाल होगा क्या करेगा? जुड़ जाएगा। 7.5 किलोमीटर और 9 किलोमीटर क्या करेंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इस प्रकार के सवाल को जब भी मिलाने के लिए पूछे कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो 1452 हम लोगों ने लिखा इसको। ठीक है,
चाल मेरा कितना है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे ही हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 5 तो होगा नीचे, 18 जो होगा मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इतना काम कर लेते हैं, जब सेकंड में निकलेगा तो बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको मिनट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। अब ऐसा करते हैं कि एक शून्य से एक शून्य में उड़ा के ऊपर में क्या कर देता हूँ 10 दे देता हूँ, काम मेरा आसान पड़ जाएगा। अब हमें यहाँ पे काटना है, तो काटिए। तो ऐसा करते हैं कि 2 पचे 10 और ये मेरा कितना हो जाएगा 33 से कट जाएगा, 33 गुने 5 ये कट जाएगा मेरा, और यह जो वैल्यू है मेरा 44 से कट जाएगा। बोलिएगा सर ऐसे कैसे? हम बना के आए हैं चीज़ों को ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन में कम समय लगे, समझे? और भी कटेगा, नीचे तो 5 है, ऊपर में कोई ऐसा डिविजिबल संख्या है ही नहीं। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, कि 44 गुने 18 दूना कितना होगा 36, नीचे मेरा कितना बटा 5। तो इतना जो चाल मेरा निकलेगा मीटर प्रति सेकंड है ना, लेकिन हमको लाना किस में है, मिनट में। प्रति सेकंड यानी यहाँ सेकंड में आ रहा है, हमको लाना किस में है, मिनट में लाना है। तो मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, कब, जब सेकंड से मिनट में लाएंगे तब, लेकिन मिनट से अगर हमको सेकंड में लाना होता तो क्या करते हैं 60 से गुना कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ कटे तो काट लेंगे। बिल्कुल कट रहा है, 12 या 36, अब 12 पचे 60, फिर नीचे क्या आ गया 5 5 आ गया, तो अब मेरा कटेगा नहीं। तो अब हमें क्या करना है, गुना कर देना है। तो 4 12 और 4 12 1 13, नीचे में मेरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमें दशमलव में वैल्यू लाना है, तो 25 पचे कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 5 तो हो जाएगा मेरा, और जब 25 में से 132 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना मेरा 7। ठीक है, तो कम से कम भी 25 को आगे बढ़ाने के लिए 25 या 75 यानी 7.5 रहता तो मेरा आगे बढ़ता है। इट मीन्स जब भी इसका होगा तो 2 वाला होगा, क्योंकि 70 मेरा बच रहा है, तो 25 दूनी 50। इस स्थिति में यहाँ ही पे एक पॉइंट के बाद एक ही जगह 2 है, तो आंसर मेरा कितना होगा 5.2 मिनट इज द राइट आंसर। इस प्रकार का सवाल आपको और भी सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। आपके सिलेबस में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है, तो मैं एक आपको क्या दिया, सर्कुलर मोशन से दे दिया ताकि आपको एग्जाम में दे तो किसी का अगर फंसना नहीं है। जो मेरा डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, चाल मेरा दिया हुआ रहेगा, देख लेना है अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन है। अपोजिट रहेगा तो मेरा क्या होगा, अपोजिट रहेगा तो मेरा घटेगा, जुटेगा, और सेम में रहेगा तो मेरा क्या होगा घटेगा। उसके बाद थोड़ा यूनिट पर भी ध्यान देना है कि मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ समय किस में मांगा है, चीज़ें आपके लिए आसान पड़ जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि किसी कस्बे की जनसंख्या हर साल, यहाँ पे हर होना चाहिए, किसी कस्बे की जनसंख्या हर साल में 10% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या का अंतर कितना है 550 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या का 20% कितना होगा। अच्छा, कोई भी चीज़ हम बढ़ाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अभी मेरी कोई राशि 100 रुपया है और 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो वो अगली बार कितना हो जाएगा, इसी 100 का कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो कटेंगे तो कितना होगा, टोटल 110 हो जाएगा। तो 100 से मेरी वृद्धि कितनी हुई, 110 में वृद्धि हुई। तो सेम इसी प्रकार से हमें इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या होता है, इसको हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं, और हमें मांगा किसका है, दूसरे वर्ष का। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे P2 लिख देते हैं, यहाँ पे P3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं P4 लिख दे रहे हैं। जब P2 से P3 जाएंगे तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा 10%, P3 से मेरा जाएंगे तो कितना परसेंट बढ़ेगा 10%। अब सोचना है आपको यह कि P4 जो होगा मेरा, इसका 10% एक्स्ट्रा होगा P3 का, है ना, और यह जो P3 है वो किसका 10% होगा एक्स्ट्रा, P2 का, और P2 जो होगा किसका 10% एक्स्ट्रा होगा, P1 का। और इस हिसाब से यह सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है। हमें सवाल में क्या दिया है कि चौथे वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के बीच का जो अंतर है वो कितना है 550 है। यानी अगर इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करें P4 को, तो हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि P3 का कितना परसेंट है वो 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा वो 110%।
हो जाएगा ना। अब दोनों हिसाब से लिखिए, हम दोनों हिसाब से आपको समझा दे रहे हैं कि P3 का 110% और P3 अपने आप में क्या है 100% है। एक तो समीकरण हम ऐसे लिख सकते हैं, तो घटा देते हैं तो डायरेक्ट मेरा कितना आ जाता कि 10% का इंक्रीजिंग का मेरा वैल्यू दिया हुआ है, निकल जाता मेरा। और नहीं तो कोई ऐसे लिखेंगे है ना डायरेक्ट कि P3 से कितना बढ़ा था 10% और P3 हम यहीं पे घटा देंगे तो सेम कंडीशन पे भी 10% आएगा। यह जो P4 का जो मान दिया हुआ है वो किसका है, या तो P3 में का 110% करके उसमें से जब अंतर घटाएंगे तो इसी का ना वैल्यू मेरा 550 दिया हुआ है। दोनों कंडीशन में यही मेरा दिया हुआ है, ठीक है। कि P4 जो होगा P3 का 10% एक्स्ट्रा होगा। जब हम P3 को 100% के हिसाब से लिख रहे हैं तो P4 मेरा कितना हो जाएगा P3 का 110% हो जाएगा। और यही सवाल का अंतर दिया हुआ है कितना मेरा 550 दिया हुआ है। तो आप जैसे भी कोई व्यक्ति इस तरह से लिख सकता है कि सर हम P4 को P3 का 10% माइनस P3 कर देंगे तो भी हो जाएगा। दोनों कंडीशन में क्या है आपका सही है। तो यह जो 10% है उसी का वैल्यू कितना है मेरा 550 है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें P2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो P2 का वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे। अब एक बात बताइए कि जिस हिसाब से मैंने लिखा कि P4 जो है वो P3 का कितना है 110% है, तो उस हिसाब से हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया कि P2 जो है P2 का कितना होगा 110% यानी 110/100, ठीक है। ये चीज लिख सकते हैं ना P3 के बारे में। तो यहाँ मेरा P2 का मान एक आ गया, कह सकते हैं कि वेरिएबल टर्म, तो हम निकाल सकते हैं। तो P2 गुने 110, अब 10% मेरा कितना था 1/10 बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा 550। समझिए कहाँ से आया। इस प्रकार के आगे कभी भी सवाल आए फंसना नहीं है। P4 और P3 का अंतर दिया हुआ था। P4 को हम इस टर्म में लिख सकते थे कि P3 का 110% और P3 अपने में आपके कितना था 100%, तो 10% का ना वैल्यू दिया हुआ था 550, ठीक है। कोई विद्यार्थी बोलेगा सर कि P4 को हम P3 का 10% लिख देंगे, P3 अपने आप में P3 है, तो कोई बात नहीं भाई 10% का वैल्यू दिया हुआ है। हमें पूछा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो जिस प्रकार से हम P4 को हम P3 का 110% लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं P3 को लिख सकता हूँ P2 का 110%, क्योंकि हमें ज्ञात करना है तो कुछ ना कुछ ऐसा टर्म पकड़ना पड़ेगा जिससे चीजें मेरी आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बराबर का आप उस साइड ऐसे ही उड़ा सकते हैं। मेरा 5 से कट गया, ठीक है। जब 5 से कटा तो P2 का जो वैल्यू होगा कितना होगा कि P2 जो होगा मेरा बराबर 5 गुना नीचे से जाएगा 10 गुना 100। लेकिन सवाल में एक चीज और पूछ दिया है कि इसका 20% क्या होगा। तो लो भैया 20/100 कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये तो 100 से मेरा 100 कट गया, 10 × 50, 50 × 20, यानी टोटल जो वैल्यू मेरा क्या आएगा 1000 रुपया आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सॉरी जनसंख्या है ना, तो जनसंख्या मेरा कितनी होगी 1000 होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपके चीज़ों को समझ में आया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग के लिए भी एक आध सवाल छोड़ेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, आपके सिलेबस में टाइम एंड वर्क भी दिया हुआ है, और मैंने यह सवाल इफिशियंसी से डाला है कि अगर किसी व्यक्ति को इफिशियंसी दिया हुआ रहे, टाइम दिया हुआ रहे, तो टोटल वर्क कितना है वो निकालने आ जाए, या फिर कैपेसिटी के अनुसार कौन किसको कितना समय लग रहा है वो देख सकते हैं। तो कहता है कि 2 व्यक्ति है, एक A है एक क्या है V है। A B से कितना है 9 गुना तेज है, यानी यहाँ पे मैं इफिशियंसी लिख दे रहा हूँ कि A की इफिशियंसी कितनी है 9, तो B की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1। जिसकी ज़्यादा इफिशियंसी होगी वो टाइम कम लगाएगा, जिसकी कम इफिशियंसी होगी वो टाइम क्या करेगा ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास क्षमता ज़्यादा है दौड़ने का तो मैं कम समय में पहुँचूंगा, और किसी की क्षमता कम है तो वो ज़्यादा समय में दौड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार से है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या टाइम। तो A अगर इफिशियंसी 9 है तो टाइम क्या हो जाएगा इसका 1, और B का क्या हो जाएगा 9। क्या होता है कि इफिशियंसी टाइम के हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि B इसी कम्मा को क्या करता है 56 दिन कम में पूरा करता है, तो यही जो डिफरेंस होगा, ठीक है। इसी डिफरेंस का मान कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 56 है, तो ये मेरा कटेगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी 1 यूनिट कितना के बराबर 7 यूनिट के बराबर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ भी मान के चलिए, अगर ये 7 है तो मेरा कितना हो जाएगा 9 गुने 7, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। अब आपको समय निकालना, सॉरी टोटल वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर क्या होता है, तो फार्मूला है कि एफिशिएंसी गुने क्या होता है टाइम होता है।
तो अगर ए के हिसाब से चलेंगे भी तो उतना ही आएगा, बी के हिसाब से भी चलेंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 7, तो 9 गुने 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा मेरा। अगर कोई व्यक्ति बोले ना सर हम बी के अनुसार निकालेंगे, तो इसकी टाइम कितना था 63 था, और उसको एफिशिएंसी कितना था 1 था, तो इस हिसाब से दोनों परिस्थिति में क्या आया वर्क 63 ही आया। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करते तो काम कितने दिन में पूरा होता। तो भाई उनकी एफिशिएंसी कितनी है 9 और 1 10, ठीक है, और टोटल वर्क मेरा कितना है 63 है, और इसको हम 10 से भागा दे देंगे तो मेरा जो टोटल वर्क है वो 6.3 डेज में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है ये भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस से ही है। कहता है कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 किलोमीटर की दूरी से देखा। कोई बात नहीं है। अच्छा मैं ना थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल रखता हूं ताकि आप जब एग्जामिनेशन में जाएं ये सब सारी चीज़ें करके तो किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे आप कभी भी एग्ज़ाम दीजिएगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो और पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा टफ मिल गया तो क्या होती है कि हमारी ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट कर जाती है, और उसके बाद चीज़ें जो आसान भी होती है वो हमें क्या होता है मतलब लगता है कि ये शायद हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये जितने ही प्रकार के आपको सवाल जो टेस्ट में दिए जाते हैं तो मतलब आपके माइंड को डेवलप करने के लिए दिया जाता है कि चीज़ों को आप पहले से झेल के जाएं ताकि वहाँ पे आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, समझें। तो यह चीज़ आप लोग को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए किया जाता है। मैं इजी क्वेश्चन दे दूं कि विद्यार्थी 10 में 10 मैथ मार के खुश है, कोई 10 में 10 रीजनिंग मार के खुश है। तो देखिए कॉन्फिडेंस आदमी को होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक शिक्षक को ही पता होता है कि हम अगर किस लेवल की तैयारी करवाएं ताकि उनको वहाँ पे दिक्कत ना हो। अगर आपको लगता है कि ये सब करके जाइएगा तो आपको कलर की छोड़ ही दीजिए ना, आपको एनटीपीसी में भी, फिर बीएसओ की जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी, चाहे और भी आपकी सचिवालय सहायक में, सब समय क्या करेगा मैथ काम देगा आपको। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर करने का ही प्रयास किया जा रहा है। चलिए कहता है कि एक पुलिसकर्मी जो है चोर को 400 किलोमीटर की दूरी से देखा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी ने उसी दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से पीछा किया तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। चलिए भाई ऐसा करते हैं, चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि पुलिस महोदय यहाँ ड्यूटी में तैनात हैं, ठीक है, और चोर साहब कहाँ है यहाँ है। चलो भाई पहली बार इसको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में तुमको है ना डंडे की मार पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ सिंघम और यहाँ कल्लू चोर, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर में दिया हुआ है ना, तो 400 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। इसके पहले सर्कुलर मोशन वाला जो दिए थे उसमें क्या था कि किसी बिंदु पर कब वो मिलेगा। यहाँ पे है कि चोर कब पकड़े, चोर को पुलिस कब पकड़ेगा। तो जो भी दो डिस्टेंस इसके बीच का रहे सेम उसको क्या करने का उतार देने का। तो कितने हैं 400, ठीक है। अच्छा इनके बीच के रिलेटिव स्पीड कितनी होगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं ना, एक 10 से जा रहा है एक 12 से जा रहा है। ये चोरवा जो है कल्लू चोर वो 10 के स्पीड से भाग रहा है और पुलिस जो है इंस्पेक्टर सिंघम है ना वो कितना से है 12 किलोमीटर के हिसाब से। तो जो रिलेटिव स्पीड जो निकल के आया वो कितना आया 2 आया, और पकड़ना किसको है पुलिस को। तो पुलिस को जो स्पीडवा है वो कितना है जी 12 किलोमीटर है, तो कुछ नहीं करना है 12 से गुना कर देना है। यही आपको टफ लग रहा है मैथ, ये तो कुछ है ही नहीं। आप देखिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा 10 सेकंड में मैथ खत्म, ठीक है। अब इसको हम लोग काटा पीटी करते हैं, तो कैसे भी काटिए, इसको 6 से काट दिए तो भैया हो गया 2400 मीटर, या इट मीन्स 2.4 किलोमीटर। पता इस पुलिस साहब को कितना दौड़ाया ये चोर, 2.4 किलोमीटर दौड़ा दिया। चलिए नेक्स्ट। अच्छा बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन तो आगे कर ही रहे हैं। एक मुझे अच्छा लगा कि एक बेंगलोर का विद्यार्थी ने मुझे मैसेज किया कि सर हम रेलवे में हैं, हम आपका टेस्ट को रेगुलर देखते हैं, तो हमें किस प्रकार से प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए विद्यार्थी ऑनलाइन में है ना कि हम लोग कॉपी अब चेक नहीं कर पा देंगे, ठीक है।
अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव का आंसर मिल जाएगा, और यूट्यूब वीडियो का उनको लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई इच्छुक है कि हाँ सर हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दूंगा, डिस्क्रिप्टिव का आंसर दे दूंगा, ऊपर से मेरा वीडियो का सॉल्यूशन रहेगा। आप चीज़ों को यहीं से एवुलेट कर सकते हैं। एक शिक्षक को सब कुछ करने के लिए क्वेश्चन मतलब सेट करना होता है, सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, तो ऑनलाइन मोड में ये पॉसिबल ही नहीं कि आप पीडीएफ बना के भेजें तो हम उतना चेक कर पाए। ऑफलाइन में है कि मैं ऑफिस में बैठा के, मैं हूँ, सर हूँ, कोई क्या करते हैं, हमेशा आपकी कॉपी बारीकी से चेक की जाती है, लेकिन वो पीडीएफ में चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं वो आप इस हिसाब से जुड़ सकते हैं, है ना। दिए गए नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होगा, अगर नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 9304283279 पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। कहता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है आपके सिलेबस में है। कहता है कि ए बी सी के बीच 500 रुपये इस तरह से बांटे जाते हैं कि ए के 2/5वें हिस्से से, अच्छा पहले एक लिख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, इसमें पैसा बटा कितना है, 500 बटा है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ए का जो हिस्सा जो मिला है 2/5वें हिस्से से 16 रुपया ज़्यादा, यानी ए का 2/5 से कितना रुपया ज़्यादा मिला है, 16 रुपया, बराबर बी के 3/4, तो बी के 3/4 से कितना उसको कम मिला है, 70, बराबर सी के 3/5, तो सी के 3/5 से 4 रुपया कम मिला है, सब बराबर। और सब किसके बराबर मान लेते हैं, के के बराबर। अगर मैं ऐसे इधर से लाइन में लिखता तो सबको बराबर लिखता। पहले मैंने क्या लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 500 रुपीज़ है। यही पैसा क्या करना है, बांटना है तीनों में। लेकिन किस हिसाब से मिला कि ए को मिला कि 2/5 हिस्से से 16 रुपया ज़्यादा मिला, बी को मिला हिस्से का 3/4 से 70 कम मिला, और सी को 3/5 से 4 कम मिला। और टोटल के वैल्यू को हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, के एज्यूम कर लिए, ठीक है, कि कुछ तो वैल्यू होगा जो सबको मिला होगा। अब सवाल में पूछा क्या है कि बी को प्राप्त धन का पता लगाएं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि यह जो लाइन है के से, इसको हम डिनोट कर देते हैं कि ए का जो वैल्यू होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इधर से, ठीक है। मान लीजिए सबके, अच्छा ऐसा करते हैं कि के हम ना यहीं पे लिख देते हैं, सबके लिए कॉमन के हो जाएगा। तो इसके लिए भी के, इसके लिए भी के, इसके लिए भी के। अब ए का वैल्यू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। पहले तो हमको इधर लाना पड़ेगा, -16 हो जाएगा, उधर से उठ के आएगा तो इस 70 में इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 4 जो है क्या है, जुड़ जाएगा। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5k माइनस कितना हो जाएगा, 80, और ऊपर में बच गया मेरा कौन, 2। समझे ए का कैसे निकालें। यह जो 16 प्लस में था इधर, जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये हट जाएगा मेरा चीज, समझे। ये भी मेरा हट जाएगा, ये भी मेरा हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उस साइड जब आप लेके चल गए तो इधर रखने का दरकार नहीं है। तो मैंने पहले लिख लिया, बाद में इसको हटा दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा कि 4k है ना, प्लस बी का लिख दे रहे हैं वैल्यू ऊपर, कि बी का जो वैल्यू होगा वो 4k, और 4 से गुना होगा 70 में तो कितना हो जाएगा, 280, और नीचे में कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा, प्लस यह जो मेरा गुना होगा 5k प्लस कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना था, 3 था ना, तो 3 हो जाएगा। और यही ना मेरा कितना है, 550 रुपया में 500 रुपया में क्या हुआ, बंटवारा हुआ है। अब हमें के का मान निकालना होगा यहाँ से। जब के का मान निकाल जाएंगे तो किसी का भी मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 3 का एलसीएम होता है 6 होता है, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 3 15k, ठीक है, माइनस 80 3 240, प्लस ये तो मेरा 3 दूना 6 होता है, तो ऊपर से हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8k, और जोड़ मेरा हो जाएगा कितना, 560,
जोड़, ये मेरा 3 से है तो 3 का 2 मल्टीप्लाई है तो 10 के माइनस प्लस होगा 40 बराबर कितना 500। ठीक है, सवाल में कोई जान नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आप इस प्रकार का भी कॉन्सेप्ट सीख जाइए। ठीक है, अब हम लोग के वाला को एक साथ लिखेंगे, 15 के, 8 के और 10 के, ये सब प्लस में है तो 15, 8, 23 और 10 कितना हो जाएगा 33 के। ठीक है, ये हो जाएगा 560 और 40 600, और 600 दोनों प्लस में और माइनस 240 माइनस में तो 360, तो प्लस 360। ठीक है, बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 500 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, आ रहा है ना, आ रहा, तो 30 के प्लस 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000, तो 30 के बराबर घटेगा तो 26, 40, ये तो मैंने हिसाब पहले से करके आया है, 80 से कट जाएगा तो के का वैल्यू कितना होगा 80 होगा। ठीक है, अब हमें जिसका पूछा है उसका निकालेंगे प्रभु। किसका पूछा है, तो पूछा है बी का, तो बी का क्या था वैल्यू यहाँ पे कि 4k प्लस 280 बटा 3, तो 4k, तो k का वैल्यू कितना है मेरा 80, तो 4 गुने 80 प्लस 280, ठीक है, बटा कितना 3, तो 320 प्लस 280 बटा 3, 3 दू 5 और 8 दू 10, यानी 600 बटा 3, कट कुट के मेरा कितना आ गया 200, तो आंसर मेरा कितना हो गया 200 इज द राइट आंसर। वेयर इज 200? हियर मैन, इट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि तीसरे वर्ष एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 12,100 रुपया हो जाता है, तो उसी राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा। अब समझिए, अब मैथ में अगर एपी जीपी एचपी पढ़े होंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो जीपी के कॉन्सेप्ट से चलता है। अभी तो कुछ देर पहले भी हम चर्चा किए थे जनसंख्या वाला में कि इसका 10%, जो उसका होगा फिर उसका 10%, और जितना होते जाएगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो जीपी का कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। तो वो भी है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चौथा जो है खाली रेट दिया होना चाहिए, तो रेट यहाँ पे कितना है 9% है, तो निकालना मेरा आसान हो जाएगा चौथे वर्ष के लिए। जब 3 वर्ष तक हम लोग निकाल लिए हैं कितना कि 12,100 रुपया, तो अगला चौथा वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 9% बढ़ा देंगे तो 109 बटा 100 हो जाएगा, काट करेंगे गुना से कट गया, तो मेरा 121 गुने 109 इज द राइट आंसर। और जब भी हम 1 से 9 में गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा। अरे भैया, ना इसमें यूनिट डिजिट 9 है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, लगता है कि गलत ऑप्शन दे दिया गया है क्या। चलिए गुना ही कर लेते हैं, तो 121 गुने 109, तो 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, फिर कितना हो गया 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, सॉरी 9 1 10 होगा ना, 9 हो गया, 9 कितना होगा 10 होगा, 0 0 0 1 2 1, चलिए तो 9 8 1 2 1 3 इतना। तो भैया ऑप्शन गलत दिया गया था, माफ़ी चाहता हूँ इनके लिए, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा 3189 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 25,000 रुपये का 1/4 निवेश किया। ठीक है, बाकी राशि को 4% की दर से बढ़ा के 2 वर्षों के लिए मतलब लगाया, और कुल ब्याज कितना प्राप्त किया 4,125 रुपया। तो दूसरी राशि का निवेश किस दर पे किया गया था। अच्छा, आपको इस तरह का दिया जाएगा सवाल। लाहवानी में एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि इसको इतना में बेचा तो दूसरा को कितना में बेचा होगा, क्या दर रहा होगा, क्या परसेंटेज रहा होगा। साधारण ब्याज में भी मैंने वैसा सवाल डाल दिया है। ठीक है, और आपको ये बनाना है।
तो राशि कितना है? 25,000 रुपया, उसका 1/4। तो 25,000 का 1/4, तो मान लेते हैं कि R% पर किया होगा, R/100 पे किया होगा, ठीक है। तो 25,000 का कितना राशि बच गया होगा? अब 1/4 जब हम कर दिए तो कितना बच गया होगा मेरा? 3/4 बच गया होगा। समझिए सवाल को कि 25,000 का 1/4 मैंने इन्वेस्ट कर दिया R% पे मान के, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया हुआ है ही नहीं, इस पे लिख दिया है कि अगली बार हम क्या करेंगे, 4% बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। तो राशि जो बचेगा मेरा कितना बचेगा? 25,000 का 3/4 बचेगा मेरा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, कितना पे इन्वेस्ट किए हैं? R+4 पे, ठीक है, और बटा 100। और कुल जो ब्याजवा मिला था मेरा, कितना ब्याज मिला था? 4125 मिला था। इतना अमाउंट पे और इतना अमाउंट पे, इसका कितना होगा? बटा 2 करना पड़ेगा। आप ना मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका जो R का वैल्यू आएगा कितना, ठीक है। कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सवाल कैलकुलेशन में लंबा जाएगा, और ऐसे भी मैंने बोला था कि एक आध सवाल आपके लिए भी छोड़ूंगा। मैं लगता है कि यही सही मौका है आपके लिए छोड़ने का। ऐसा आंसर इसका 9.25 आएगा, देख लीजिएगा। और जिनसे बने वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमसे बना था। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 28 है और एलसीएम जो है 2261 है, तो उसका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्या होती है संख्या? चलिए भाई, दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। तो जो भी मेरा महत्तम समावर्तक होगा HCF, वो इसमें भी कॉमन होगा और किस में होगा? इसमें भी कॉमन होगा। अब यहाँ पे मेरा अंतर दे, जोड़ दे, घटाव दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा अंतर ही दे दिया है, तो क्या हो गया? A-B हो गया। अब कोई सवाल में आपको प्लस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? A+B हो जाएगा। और एलसीएम जो होता है ना, वो A गुने B गुने और इसका जो कॉमन फैक्टर रहता है, जो H हम लोगों ने क्या किया, महत्तम समवर्तक को माना है, वो होता है। तो एक तो पहली संख्या ये मेरा हो गया, दूसरी संख्या मेरा ये हो गया, संख्या का अंतर, संख्या का जोड़, और उसके बाद ये जो मैंने टोटल गुना कर दिया, दैट इज कॉल्ड एलसीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, और जो अंतर जो मेरा रहेगा और जोड़ भी रहेगा, वो भी मेरा क्या रहेगा? महत्तम समावर्तक का मल्टीपल ही रहेगा। अब सवाल थोड़ा ट्रिकी हो गया। क्या ट्रिकी हो गया? कि हमें देखना है कि एलसीएम जो होगा गुना करके जो आएगा मेरा, है ना, वो कितना है आपका? 2261 है। तो 2261 है, तो जब भी हम कोई सम संख्या से गुना करेंगे, है ना, तो मेरा ऑड नंबर तो आएगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन है मेरा 7 है, 14 है, 21 है और 28 है, ठीक है। तो ए तो मेरा होगा नहीं, तो ए तो मेरा पहले हटा देते हैं, हट गया मेरा। अब मेरा बचा 7 और 21, ठीक है। तो 7 और 21 जब मेरा बचा, तो यहाँ पे देखना है कि अंतर भी तो मेरा जो कॉमन फैक्टर है उससे कटना चाहिए। तो 21 से नहीं कटेगा मेरा, कौन? 28, ठीक है। एक ही ऑप्शन बच रहा था 7। तो 7 से मेरा क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आंसर हो जाता। क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिक्सचर से सवाल है, कह रहा है कि पानी और दूध के मिश्रण की एक केन में 60% दूध है। तो चलिए मान लिया जाए कि मिल्क है, और सॉरी पहले पॉट है, ठीक है, और इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें कह रहा है कि मिश्रण में 60% दूध है। तो मान लिया जाए कि इस मिश्रण में आधा कर देंगे ना, इसको निकाल भी लेंगे, तो इसमें भी 60% रहेगा दूधवा, घट नहीं जाएगा। समझे बात को। लेकिन कोई एक और जो मिश्रण का जो मतलब भाग है, उसमें पहले से 50% दूध है और मिश्रण के बदल दिया जाता है इधर से इधर, तब कितना हो गया? वो 52% हो गया। तो कहता है कि प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा क्या होगी? कुछ नहीं होगी, एलिगेशन लगाएंगे, सवाल मेरा आ जाएगा। तो चलिए, पहले मिल्क मेरा कितना था? 60, और इधर कितना था? 50, और जब दोनों को अदला बदली किए, प्रस्थापित किए, तो कितना हो गया? 52। अब लगाइए इधर,
ये लिख देते हैं पहले, ठीक है, ये लिख देते हैं प्रतिस्थापित करने के बाद। तो इधर तो मेरा हो जाएगा 2, इधर मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब काटेंगे तो कितना होगा 1:4। तो प्रतिस्थापित कितना 4, टोटल कितना में 4:1:5 में। तो प्रस्तावित भाग जो है वो कितना है 4/5, फिर इधर 4/5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यह मैथ के 10 सवाल था। एक बार फिर से आइए ना देख लेते हैं कि कैसा कैसा आप लोग के लिए क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है। पहला सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस से था। सीपी और एमपी को, है ना, एमआरपी लिख दिया ना मैंने, अच्छा एमपी बोलना चाहिए था। एमपी को क्या करने का, एक दूसरे के बराबर करके सवाल को आंसर निकालने का। उसके बाद था मेरा टाइम एंड डिस्टेंस, सिलेबस में है तो मैंने दे दिया सर्कुलर मोशन से, ताकि एग्जाम में आए फंसे ना। उसके बाद मैंने दे दिया परसेंटेज से कि 10% से बढ़ रहा है, तो ये तो आप 3 साल 4 साल के लिए निकाल ही लोगे। इसी दिन मेरा अंतर दे दिया 2 साल 3 साल का अंतर, तो पहला साल में क्या था वो निकालने के लिए मैंने दे दिया। इसके बाद अगला है टाइम एंड वर्क से था, एफिशिएंसी से दे दिया। अगर आपको एफिशिएंसी और टाइम पता है तो टोटल वर्क और कितना दिन में खत्म होगा वो आपको होना चाहिए। इसके बाद मैंने दिया एक और रिलेटिव स्पीड से दिया, ठीक है। ऐसा ट्रेन में भी आपको मिलेगा कि कौन ट्रेन कितना समय में एक दूसरे से मुलाकात होगी, आगे के सेट में मैं डालूंगा, ठीक है। आगे था कि यह आपका रेशियो प्रोपोर्शन से था। अब चीज़ें अगर आपको 2:3, 3:5, 5 में बांट दे तो नहीं पता है कि 3, 2, 5, 5, 10 होता है। तो 10 के वैल्यू अगर 500 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। तो इस तरह से तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। क्या करना है ऐसे कर सवाल करके, इतना आपको आता है, ठीक है। इसके बाद मैंने डाला आपके लिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से था। मैंने बोला कि वो जीपी के फॉर्मेशन से चलता है, ठीक है। हर एक 10% बढ़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा, अगर परसेंट का आर का वैल्यू 10 है तो। इसके बाद मैंने डाला क्या, साधारण ब्याज से सवाल डाला। यह सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, हालांकि इसका आंसर भी मैंने बता दिया है। उसके बाद एलसीएम से मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक मिक्सर से डाल दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सवाल है, कहता है कि कंप्यूटर की जो जिप फाइल में क्या शामिल होता है। जिप फाइल, व्हाट इज जिप फाइल? जिप फाइल होती क्या है? तो जिप फाइल उसको बोलते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को कॉम्प्रेस्ड करके छोटा करते हैं। जैसे आप फोटो, आपको जब फॉर्म भरते होंगे ना तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मांगता है कि 200 KB के अंदर चाहिए, चाहे 50 KB के बाद का चाहिए फोटो वगैरह। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, जाके गूगल में कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करके वो क्या होता है, छोटा, मतलब उसकी साइज छोटा हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूज डाटा इन कंप्रेस्ड फॉर्म, हम लोग वो डाटा को ही क्या करते हैं, कंप्रेस्ड कर देते हैं। जैसे घर में रजाई है तो रजाई पूरा फैला हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब ठंड खत्म हो जाता है तो उसको भर भर के जो ट्रंक होता है हम लोग उसमें रखते हैं, तो कंप्रेस करते हैं। तो वही मेरा यही है जिप फाइल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एमएस वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या है। तो मान लिया जाए कि एमएस वर्ड का क्या है, फाइल खुला हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा होम वगैरह टैब बना रहेगा, तो यहीं पे फॉन्ट साइज क्या रहेगा। तो सबसे जो कम होता है, ठीक है, किलोमीटर नहीं कम लिखा है मैंने, तो कम जो होता है वो 8 होता है, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 72, और मैन्युअली जो होता है वो 1600 कुछ होता है, 1623 या ऐसे। तो वो बड़े बड़े अथी में प्रयोग होता है। लेकिन आप इतना जानिएगा कि सबसे कम जो हो तो कितना 8, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं तो 72 कर सकते हैं, ठीक है। किसमें, एमएस वर्ड में, किसका, फॉन्ट के साइज का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको इसके बाद रीजनिंग भी है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी है, इंपॉर्टेंट 15 जीके जीएस भी है। तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन एकदम कंटेंट मज़ेदार होता है मेरे अनुसार। बाकी आप कैसा लगता है आप बताइएगा। कहता है कि एमएस एक्सेल में सभी पंक्तियों और स्तंभों के वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं। एमएस एक्सेल ही क्यों, एमएस वर्ड में भी देखा जाए कि जहाँ पे Ctrl+A आ गया, सिलेक्ट ऑल। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, चाहे रॉ है, कॉलम है, सबको एक बार में सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाइए, कहानी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा मेमोरी है जो फ्लैश मेमोरी है। देखिए सवाल आपको जो भी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। कंप्यूटर जब भी जाइएगा ना तो आपको बेसिक फंडामेंटल से पढ़ने से लेके वही सब कुछ है। आपका मेमोरी है, नेटवर्किंग है, एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, वायरस है, वही सब सारी चीज़ों से सवाल बना रहा हूँ। मेमोरी है, तो फ्लैश मेमोरी डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे USB है ना, जो एक्सटर्नल हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जैसे कोई मेमोरी कार्ड है SD कार्ड के रूप में है, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड क्या, फ्लैश मेमोरी,
ठीक है, तो इधर मेरा क्या है, यूएसबी इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, जब कंप्यूटर का जब एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, एवोल्यूशन तो आदमी का होता है, जीवों का होता है, जब डेवलपमेंट हुआ तो पहले जो था एनियक के तौर पे एक छोटा सा कैलकुलेटर आया, धीरे धीरे फॉर्मेटिंग होते होते हम लोग सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किए। बाद में एक जगह ऐसा आया कि शायद वो पहली बार ऐसा हुआ कंप्यूटर के क्षेत्र में कि हम लोग मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीटास्किंग। तो जो सबसे पहले आया था वो यूनिक्स ही आया था। आज इसका नाम UNIX है, पहले UNICS था, और एग्जामिनेशन में पूछता है इसका। अगर किसी को पता हो UNICS का फुल फॉर्म तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वो उस समय का पहली बार मल्टीटास्किंग था, ठीक है। जैसे आज क्रिकेट में क्या है, सब कोई छक्का लगा रहा है ना, कोई तो एक ऐसा होगा जो शुरू में छक्का लगाना चालू किया होगा, है ना। चलिए मतलब धुरंधर खेलना, ठीक है। चलिए आगे, कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित कार्यों में से IO है ना, नियंत्रक नामक प्रोग्राम शामिल होता है किसमें, ठीक है। भैया हो, जिंदगी में भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ये तो कंप्यूटर है अपना। तो इसके लिए जो सबसे जो नया प्रोग्राम है वो क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट में सारी चीजें क्या होती हैं, इंक्लूड होती है। आगे कह रहा है कि मेमोरी की मूल इकाई क्या है। अभी देखिए, मेमोरी से आपको सिलेबस के अनुसार 2 सवाल मैंने डाल दिया। तो बहुत लोग हमारे, एक विद्यार्थी बड़ा अच्छा खासा, उसका कंप्यूटर मुझे ऐसा लगता है कि उसका बढ़िया है, उसने क्या मारा, निब्बल मारा, लेकिन गलत। कंप्यूटर की जो मूल मेमोरी की जो मूल इकाई है वो बीट है, वो भी क्या, बाइनरी फॉर्म का 0 और 1। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, चीज़ें यहाँ गलत हो जाएगा चलेगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा बर्दाश्त नहीं होगा। एक एक नंबर पर, बोल तो रहे हैं कि एक नंबर आपके करियर का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। अभी बोल रहे हैं ना कि 2025 यह जो है आपके लिए जॉब फेयर है, मेला, ठीक है, भर भर की वैकेंसी है आपको। और इस समय अगर आप चूकें तो जिंदगी के अगले साल हम लोग कहाँ मिलेंगे, आप मुझे सड़क पे मिलिएगा कि हम कहीं और मिलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा सामने से मिलके, ठीक है। तो इस मौका को क्या करना है, ग्रैब करना है, पकड़ना है, ठीक है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रखता है, चीज़ों को एनालिसिस करना है, जितना टेस्ट में होता है वो वाकई में चीज़ें क्या है जो हमें उस स्थान तक पहुंचा सकती है, समझे चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्टार्टिंग अप किसे कहते हैं। इंटरिंग है, फॉर्मेटिंग है, स्टार्टिंग है और बूटिंग है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, बूटिंग। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप जब होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। चलिए अगले सवाल, कहता है कि वर्तमान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बीच एक नया स्लाइड को डालने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। सवाल में देखिए, ऐसे नहीं कि सवाल देखें हम बना के चले गए। ये जो आंसर है ना, Ctrl+N और Ctrl+M, दोनों में बस एक ही चीज का अंतर है, ठीक है। जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक बात करते करते खा रहे हैं, जो को समझिएगा कि अगर हम कोई पावर पॉइंट खोले हुए हैं, कोई मेरा प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि किसी नया स्लाइड को ऐड करेंगे तो Ctrl+N दबा देंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी जैसे पढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड PPT पे ही पढ़ा रहे हैं। तो इस बीच में अगर मुझे नया कोई प्रेजेंटेशन होगा, देखिए प्रेजेंटेशन के बीच सवाल को समझिए, तो वहां पे आंसर मेरा हो जाएगा Ctrl+M। अगर आपसे कोई पूछे कि पावर पॉइंट में कोई नया स्लाइड ऐड करने के लिए क्या करते हैं, तो Ctrl+N। लेकिन पावर प्रेजेंटेशन चल रहा हो और उस बीच में अगर हमको कोई तुरंत ऐड करना होगा तो क्या होगा, Ctrl+M, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कहता है कि MS वर्ड में टेबल को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पिछला वाला टेस्ट में मैंने दिया था कि MS एक्सेल में जो है उसको 2 भाग में कैसे बांटेंगे, यहाँ पे मैंने दे दिया है MS वर्ड से कि इसको कैसे बांटेंगे। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि Ctrl+Shift+Enter करेंगे, यह जो MS वर्ड का टेबल है 2 भाग में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। नहीं हो तो घर पे करके देखिए ना एक बार, घर घर तो आज कंप्यूटर है। चलिए सवाल आ गया रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग भी करते हैं, अच्छा है, चीज़ों को समझने का प्रयास मत अच्छा लगेगा। ए नाइटमेयर, इस तरह का सवाल जो है पीटी में पूछा था कि नाइटमेयर एक वर्ड है, ठीक है, और उसका जो है ना, वाइट ही ले लेता हूं, फिर नाइटमेयर के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं मतलब अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाए
तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो पहले नाइटमेयर लिख लेते हैं, NICSTMARES। अब हमें बाएं से दाएं सजाना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो इसमें सबसे पहले तो ए आएगा, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद जी आया, जी के बाद एच भी आ गया, एच के बाद आई आया, आई के बाद कौन है भैया? आई मेरा एन आएगा, सॉरी एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। हो गया टोटल कंप्लीट। तो जो जो अपरिवर्तित रहेगा, जी अपरिवर्तित, एच अपरिवर्तित, एम भी अपरिवर्तित और आर भी अपरिवर्तित, यानी ये जो 4 लेटर है ना वो मेरा चेंज नहीं हुआ है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द 4 आंसर, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न जिनके स्थान पर क्या आएगा यदि जोड़ को घटाओ और गुना को भाग में तब्दील कर दिया जाए। इजी है मैन, है ना। तो 1604 जो है ना, तो गुना को भागा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, भागा को जोड़ कर देंगे 525, अब भागा को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर जोड़ को घटाव कर देंगे। अब हमें घटाना है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इकाई अंक 1 होगा और 40 गुने 401 ही हो गया, प्लस 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 55 25 एक 26 -73। तो एक इसमें डायरेक्ट यहीं पे जोड़ दे रहे हैं ना, 26 25, क्या हुआ लाइट ब्लिंक कर रहा है, में 401 जोड़ दे रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 5 1 6 2 6 4, अरे यार 3026 होगा ना, 3026 में से 73 जाएगा तो 6 में से 3 गया 3, यूनिट डिजिट 3 इसी का है यही, यानी 29 53 होगा घटा के। ठीक है, आंसर मेरा क्या होगा 29 53 होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि कोई जो अल्फ़ाबेट है वो एक खास सीक्वेंस से बढ़ रहा है मेरा। तो एम मेरा 13 होता है, ठीक है, एन मेरा 14 होता है तो 1 बढ़ा यहाँ से, तो पी मेरा 16 होता है तो 2 बढ़ा, एस मेरा 19 होता है तो 3 बढ़ा, डब्लू मेरा 23 होता है तो 4 बढ़ा। तो अगला बार 5 बढ़ना चाहिए, तो 23 और 5 कितना हो गया 28, अल्फ़ाबेट होते हैं 26, तो 2 आएगा कहाँ से, फिर ए से चालू होगा तो बी होगा मेरा, यहाँ पे क्या होगा बी। अगला जब 5 जोड़ेंगे तो 23 से 3 कितना होगा मेरा 26, और अगला जो 2 जुड़ेगा वो क्या होगा मेरा बी होगा। एम मेरा कितना, एफ मेरा 6, आई मेरा 9, 3 12, 3 15, ओ 15 3 18, यानी ये जो है मेरा 3 3 का बढ़ रहा है। तो 18 के बाद 3 कितना होता है 21, तो मेरा क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं। थोड़ा लाइट का समस्या हो गया था, लाइट कट गया है। अच्छा ठीक, तो इधर से मेरा कितना 3 3 के सीक्वेंस में बढ़ा, तो मेरा क्या होगा आर के बाद यू मेरा होगा। अब टी मेरा क्या है 20 है, एस मेरा 19 है, तो 19 से आया मेरा 20 से आया मेरा 19, फिर 19 से आया मेरा 17, 17 से मेरा आया कितना 14, 14 से मैं आया मेरा 10, यानी यहाँ पे 1 घटा, यहाँ पे 2 घटा, यहाँ पे 3 घटा, यहाँ पे 4, तो जे मेरा जब 10 होता है तो 10 में से 5 घटेगा तो मेरा कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा 5। तो 5 क्या होता है ई होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा पी यू ई होगा। ठीक है,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 7 व्यक्ति जो है उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो देखिए जब ऐसे हम लोग लाइन टानेंगे तो उत्तर की दिशा हमेशा क्या होगा, ऊपर में। मैप में आप देखे होंगे कि उत्तर हमेशा क्या होता है, ऊपर में होता है। तो 7, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया, 7 हो गया। कहता है कि बैठा है कि ए डी के बाईं और तीसरे, पहले शुरू में एक बार टोटल पढ़ लेना है, कहीं ना कहीं कोई आइडिया जरूर मिलेगा, है ना, शुरुआती से ही नहीं चल रहा है। तो कहता है कि 7 व्यक्ति जो है बैठा है, तो ए जो है डी के बाईं और तीसरे है, कोई पता नहीं है। अच्छा डी सबसे दाईं ओर बैठा है, मिल गया। तो हम भी जस्ट ऐसे ही हैं, उत्तर की मुंह करके ही है, ठीक है। तो जो डी होगा वो क्या होगा, सबसे दाईं ओर, यानी यहाँ पे। कहता है कि ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। अच्छा बी एफ का निकटतम पड़ोसी है, सी डबल के एक व्यक्ति है, जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहीं से काम चलते हैं। डी ही मेरा कॉमन पकड़ा है जिससे मेरा चीजें बन सकती है। तो डी मेरा सबसे दाईं ओर, और कहता है कि ए जो है डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पहला दूसरा तीसरा, यहां मेरा ए हो गया, चलिए ठीक है। कहता है कि ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो भाई साहब ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, तो एक व्यक्ति इधर एक व्यक्ति इधर, लेकिन इधर तो डी है, तो एक व्यक्ति इधर एक व्यक्ति इधर, तो इधर एफ को मेरा बैठाना पड़ेगा। तो एफ मेरा इस कोना पे हो गया, उस साइड में। कहता है कि बी जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ सबसे किनारे में है, तो उसका सबसे निकटतम पड़ोसिया जो है इधर बैठ जाएगा। कहता है कि सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और जी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कहता है यहां तक तो ठीक है भैया कि बी एफ का निकटतम पड़ोसी हो गया, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पे ए बैठा है, इधर हम सी रख दिए, इधर हम डी, यहाँ पे हम डी रख दिए, और क्या है कि जी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हो गया ना फैसला, है ना। तो यहाँ मेरा जी यहाँ पे हो गया। अब पूछा क्या है कि एफ और सी, ओहो हो, इधर इधर इधर, इधर मेरा डी हो जाएगा, इधर मेरा सी हो जाएगा, तभी तो होगा। तो कहता है कि एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। वेर इज द 3? 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 7 व्यक्ति, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, उत्तर की ओर बैठा हुआ, दक्षिण की ओर बैठा हुआ, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ, केंद्र के बाहर मुंह करके बैठा हुआ। आप जितना सवाल लगा लीजिए, यही चीजें आने वाली एग्जामिनेशन में। तो कहता है कि 7 व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा है। तो वृत्ताकार मेज कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो केंद्र की मुंह करके बैठा है, विमुख, ठीक है। तो कहता है कि पूजा नूतन के दाएं और तीसरे है। तो कहीं पे हम नूतन मान लेते हैं, ये नूतन है, तो पूजा दाएं तीसरे, यानी अब जो होगा बाहर की तरफ बैठे हैं तो दाहिना, 1 2 3। तो यहाँ पे मेरा कौन हो जाएगी, पूजा। उसके बाद कहता है कि आदर्श नूतन के बाएं दूसरे है। तो नूतन यहाँ 1 2, यहाँ पे मेरा कौन हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। कहता है कि विकास रतन के निकटस्थ बाएं है। विकास जो है रतन के निकटस्थ बाएं है, तो एक ही तो जगह बच रहा है। यहाँ मान ली रतन लिख लेंगे तो यहाँ विकास क्या होगा, निकटस्थ बाएं हो जाएगा, और बाकी तो कहीं बैठा नहीं सकते हैं। कहता है कि यदि दीपा नूतन की निकटस्थ पड़ोसी है, दीपा निकटस्थ पड़ोसी किसका, नूतन का, ठीक है। तो दीपा के बाएं से तीसरे कौन बैठा है भाई, तो बाएं से तीसरा। अच्छा यहाँ पे कोई एक व्यक्ति रह गया है जो बैठेगा, शैलेश। तो दीपा के बाएं से 1 2 3, तीसरे में कौन है, P4 पूजा। P4 क्या हो जाएगा, पूजा। वेयर इज पूजा, पूजा इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जब रोहित बाईं छोर से 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह 10 लड़कों की पंक्ति में बाएं छोर से 7वें स्थान। अरे ज्यादा नाम नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
क्या पूछा कि जब बाईं और 2 स्थान आगे बढ़ता है तो 10 लड़कों में वो 7वां हो जाता है। ठीक है, तो यही काउंट कर लेते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नंबर पर आ गया। कब बढ़ा? 2 को बढ़ा तब 1 और 2 बढ़ा होगा, है ना। पहला बढ़ा होगा, दूसरा बढ़ा होगा, यानी लड़का कहाँ था? यहाँ था 9 नंबर पे। लेकिन पूछा है कि पंक्ति में दाएं छोर से करते हुए वो पहले कहाँ बैठा था? तो हम लोग बाएं से ना आए, 7वां पर मिले, 2 को पोजीशन खसका था तो पहला दूसरा ही खसका था। जब दाएं से जाएंगे तो इधर तो बैठा था सेकंड पे, वेरी सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्या करे, एक आध सवाल छोड़े आप लोग के लिए, छोड़ ही देता हूं। ऐसे इसका आंसर अच्छा देखते हैं आगे कैसा सवाल है। कुछ अगर टफ लगेगा तभी मैं छोड़ूंगा, यही छोड़ता हूं। ये वाला पैरेललिज्म का सवाल है, इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जिस विद्यार्थी को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है वो जाइए अवेलेबल, वो टेलीग्राम के वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल जो है कह रहा है यह जो है 121 यानी 11 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 279 17 का स्क्वायर, तो ये खास पैटर्न है वो जिसमें बढ़ रहा है। अगर वो ऑड नंबर की सीरीज में बढ़ रहा होता तो 11 13 के बाद 15 आता, लेकिन यह क्या है अभाज्य संख्या के क्रम में बढ़ रहा है। तो 11 आया, 13 आया, 17 आया, अगला भाज्य कौन होगा? 19 होगा। अगला भाज्य क्या है? 23 है। उसके बाद क्या है? 29 है। तो 29 स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। इट मीन्स 361 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता कि एक श्रृंखला को दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, वह सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो ए 1 होता है, ई 5 होता है, आई 9 होता है, एम 13 होता है। तो +4 +4 +4 और 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 मेरा क्या होता है? क्यू। भैया जहाँ क्यू लिखा है वहीं नीचे में ही अवेलेबल है, आगे बढ़ना ही नहीं है कि किसी में क्यू है भी नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए पुष्पा, ठीक है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए पुष्पा, अच्छा जो एक लड़की है, सॉरी, है ना, कि एक लड़की है, वह उसने कहा वह मेरे पिता की पत्नी का ससुर है। तरीके इधर वो बेटी पुष्पा है ना, पुष्पा। ठीक है, तो पुष्पा जो है वह एक लड़की है और वो अपने कहा वो एक मतलब फोटो पुरुष की ओर इशारा करके पुरुष महोदय के भी इधर मान लेते हैं। चलिए जी, पुरुष प्रधान कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी, एक कर बाप, पिता के पत्नी, तो एक माए न लगा, और कर ससुर है तो बुढ़ाऊ कौन हुआ? इसका दादा हुआ। पूछा क्या है कि पुष्पा किस प्रकार संबंधित है आदमी से? पोती, पैटर्नल ग्रैंड डाउटर। ठीक है, चलिए अब कंप्यूटर के फुल फॉर्म, उसके बाद इंपॉर्टेंट 15 जीके जीएस। कहता है कि पहला जो दिया गया था बीसीडी, ठीक है ना, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, क्या दिया गया था? बाइनरी कोडेड डेसिमल दिया है। ठीक है, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कि पीसीआई, तो पीसीआई का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, तो अगला जो मेरा फुल फॉर्म है कि वो क्या है कि पीसीआई, दैट मीन्स पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पहले क्या है ना कि पहले जैसे वॉल्यूम 1 में गुजरा टेस्ट, तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जो आप जेन्युइन चीज़ें जानते थे, HTML HTTPS है ना, USB URL, वो सब सारी चीज़ निकल गया है। अब आपको जो भी है वो नया नया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। NAT, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जीप, आज के सवाल में तो मैंने जीप दिया भी था, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। EUI, यूजर इंटरफेस। तो एक बार फिर से देखते हैं कि BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जीप जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, EUI यूजर इंटरफेस है। ठीक है,
अब आइए जीके का इंपॉर्टेंट 15 सवाल। ठीक है, अब मैंने पहले कुछ पॉइंट लिख दिया है ताकि वीडियो आपका कम लेंथ में बने। कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न कौन से अनुच्छेद में यह वर्णन करता है कि अगर युद्ध हो जाए, है ना, बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर किसी प्रकार का आपातकाल लग जाए तो आपका जो मूल अधिकार है, ठीक है, तो मूल अधिकार जो है वो आपका खत्म नहीं हो। तो जो मूल अधिकार है पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कि संविधान में 22 भाग हैं, तो 22 भाग के भाग 3 में आपका मूल अधिकार है जो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और अभी जो मूल अधिकार है उसकी जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। ठीक है, शुरू में 7 था तो संपत्ति का अधिकार को हटा के, है ना, उसको 300 के ए में रख दिया गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार। हम जितना भी कमाएंगे, है ना, उसका कम से कम हमको ब्यौरा तो देना पड़ेगा ना। अगर संपत्ति का अधिकार रहता तो बोलता कि हमरे है। तो लेकिन अभी जो है ना कि जो भी मूल अधिकार है उसमें से कुछ ऐसे हैं जो भारतीयों के लिए रिजर्व है। ठीक है, उसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। विदेशी भी आते हैं तो उनको भी कुछ मूल प्राप्त होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन कौन कौन से जो मूल अधिकार है सिर्फ भारतीयों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी जो मैंने सवाल किया है कि बाहरी आक्रमण हो जाए, किसी प्रकार का आपात लग जाए, किसी भी एट एनी कोस्ट में 2 अनुच्छेद जो है मूल अधिकार के वो खत्म नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड 20 और 21। ठीक है, 20 जो है आपका जो दोषारोपण है, सिद्धि का अधिकार देता है, जिसे मान लिया जाए आप पे कोई दोष मढ़ दे, ठीक है, कि फलानमा ही चोर है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि कह दिया था चोर हो गया। उसके लिए आपको ऐसा है कि पुलिस गिरफ्तार भी करेगी तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उनको लेके जाना पड़ेगा। खुद के लिए वकील भी अपना रख सकते हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट यह है कि आपको कोई कनपट्टी पे पिस्टल भिड़ा के या किसी भी प्रकार से डरा धमका के गवाही के लिए मजबूर न कर सकते हैं। यही है आर्टिकल 20। ठीक है, कि स्व पे दोषारोपण होए तो उसके लिए आपको अधिकार दिया है। ठीक है, और 21 जो है आपका निजता का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, उसको मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? यही वो युद्ध था जहां से अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे भारत में अपना पैर पसारा। ठीक है, 1757 की प्लासी की युद्ध हुई, फिर वांडीवास की युद्ध होता है ना, आयरकुट के नेतृत्व में। फिर जाके आता है क्या, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 की घटना घटती है, और इसके जो अंग्रेज की तरफ से जो लड़ने वाले जो कैप्टन थे वो मुनरो थे, और भारत की तरफ से 3 राजा लड़ रहे थे। ठीक है, पहला तो जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और जो आपका है मीर कासिम था, और अवध का नवाब जो था कौन था, सुजाऊ दौला लड़ रहा था। बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब जो कौन थे, सुजाऊ दौला। और पूरी तरह हारा इन लोगों ने। और हारने के बाद क्या हुआ, इनको संधि करवाया गया, इलाहाबाद की संधि। 1 नहीं 2 बार हुई इनकी संधि। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि के बारे में कोई जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर हमें सिर्फ जीएससी करवाना होता तो और भी इसको मैं डिस्क्राइब करता, बट फिलहाल इतना से काम चलाइए। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की व्यक्तिगत एवं सहकारी एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? देखिए, यह जो आप 36 से 51 जो पढ़ते हैं आर्टिकल भाग नंबर 4, दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपको आयरलैंड से लिया गया है, जो आप कह सकते हैं कि यह जो है नॉन चेंजेबल, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में इसको हम लोग चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो है राज्य के निर्माण के लिए चीज़ों को शामिल किया गया है। तो उसी में है एक आर्टिकल 43 जो करता है कुटीर उद्योग या किसी भी प्रकार का ग्रामीण उद्योग या छोटे छोटे उद्योग जो होंगे वो उसके लिए क्या करेंगे, इस चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में सबसे विवादास्पद है जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? हाँ जी भाई, क्यों नहीं होगा? अगर राज्य का मुख्यमंत्री ही ना काम करे, उसके ओपोनेंट जो है वो भी ना काम करे, तो काम कौन करेगा? देश कैसे चलेगा बताइए आप ही। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना तय है। तो यह जो है अनुच्छेद 356 होता है। लेकिन कई विद्यार्थी के मन में ये दौड़ता रहता है कि 352 क्या है, 356 क्या है, 360 क्या है। तो 352 है राष्ट्रीय आपात, यानी अगर देश पे किसी प्रकार का खतरा आ गया
है ना। तो लंगोट कस के तैयार रहिए, जब मन करे चाइना से लड़ लीजिए, है ना, पाकिस्तान से लड़ लीजिए। भगवान न करे कभी किसी राष्ट्र में राष्ट्रपात लगे, और भारत जैसे देश में तो कभी लगे ही नहीं, ठीक है। तो 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपात ये राज्यों के लिए है कि अगर राज्य में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया तो वहां पे 356 लगता है राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए, फिर बढ़ाया जाता है वो परमिशन लेके अलग से, ठीक है। यह जो 360 है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। 1991 में जब हम लोग थे तो हमारे पास सोना भी कम था, ठीक है, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे, और वहां से देश हमारी तरक्की करते करते आज हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो वित्तीय आपात जो है रुपया पैसा वाला 360 से संबंधित है, ठीक है। अब मैंने एक यहाँ पे डेट लिखा है कि 13 मार्च 1967 को पहली बार यह जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। किस राज्य में लगा था, ठीक है। अगर किसी को जवाब पता होगा तो जरूर दीजिएगा। जो सीरियस एस्पिरेंट है जो वीडियो को मेरे लास्ट तक देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। चीज़ें कभी कभी देर सवेर होता है, लेकिन आप जुड़े रहते हैं मेरे से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को थोड़ा और भी फॉरवर्ड कीजिए, थोड़ा बहुत जेन्युइन लोगों के पास ये चीज़ें जानी चाहिए, ठीक है। कहता है यह राजस्थान में लगा था भाई, मैं बता देता हूँ, ठीक है। राजस्थान में पहली बार लगा था, अभी तक 4 बार लग चुका है। कहता है कि 1539 में चौसा का जो युद्ध हुआ, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और यही वो युद्ध था जिसके बाद इसे 15 साल के लिए देश से बाहर रहना पड़ा, ठीक है। और शेर शाह सूरी मतलब मुगल सम्राट से अगला कौन आया था? अकबर आया था। और शेर शाह सूरी उसके पीछे ऐसे ऐसे कारनामा करके चला गया कि बाद में अकबर को भी इन सारी चीजों को वो एक्सेप्ट करना पड़ा अकबर को, ठीक है। तो जो चौसा का जो युद्ध है वो क्या था? बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। कहता है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए कई बार चीजें होती है, आपकी चीजें में माइंड में क्लियर नहीं होती तो विद्यार्थी गलती कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है भाग, तो कुछ लोग अनुसूची समझ लेते हैं, है ना, कुछ लोग अनुच्छेद भी समझ लेते हैं। भाई 22 भाग है, अनुच्छेद हो गया आपका 395, ठीक है। हाँ, अनुसूची हो गया 12 गो। मूल संविधान में 10 अनुसूची था, बाद में 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। तो थोड़ा चीजें को आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। तो भाग 9 में 9 के का में क्या है आपका? यह है ग्राम पंचायत है। और अगर अनुच्छेद में कहें तो 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है वो क्या है? ग्राम पंचायत से क्या है? संबंधित है। इसके बाद अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1924 में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वन एंड ओनली एक ही बार बने हैं महात्मा गांधी। कौन बने हैं? महात्मा गांधी। और वो भी कहाँ? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। सबसे ज्यादा बार बनने वाले एक ही व्यक्ति हैं, कौन है बताइए? और उनके पीछे एक रीजन था, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, 1945 तक जब चला, तो कोई ऐसा मौका आया ही नहीं कि अध्यक्ष को दोबारा चेंज किया जाए। समझे? इसका जवाब अब हम लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में किसका उल्लेख है? भारत अर्थात इंडिया, है ना। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, ठीक है। कहता है कि संविधान के भाग 5, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है? देखिए भाग 1 हो गया, भाग 2, ठीक है, भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े, 4 में डीपीएसपी, है ना, ठीक है। और भाग 5 तो 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 11, 5 से लेके 11 12 तक या 11 तक, और 12 से लेके 35 तक, 36 से लेके 51 तक हो गया भाग 4। और भाग 5 जो है 52 से लेके 151 तक, या पूरे के पूरे संघ से संबंधित है। संघ मतलब राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, न्यायालय हो, जो भी हो, लेकिन 52 से 78 तक के लिए यह जो है संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। कहता है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने, है ना, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि दादा भाई नौरोजी ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला सवाल है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या
इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं दो बातों का जिक्र करूंगा। एक में इन्होंने लिखा है कि 12 से कम नहीं होना चाहिए, एक जगह है कि किसी भी मंत्रिमंडल में 15% से उस सीट का ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के साथ साथ मिला के, ठीक है, 12 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य में। कितना से? 12 से कम नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री, और उसके जो मंत्रीगण हैं टोटल नंबर कम से कम 12 होना चाहिए। एक और प्रावधान था कि 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें ये बोला गया था कि अधिकतम जो संख्या होगी किसी भी लोकसभा में, विधानसभा में, उनकी कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है, नॉर्मल पिच पे। दूसरा आपका फ्रेंच होता है, ठीक है, क्ले, है ना, क्ले कोर्ट रहता है। तीसरा आपका विंबलडन होता है, विंबलडन वो ग्रास वाला पे होता है। और लास्ट में होता है यूएस ओपन, जो थोड़ा हार्ड कोर्ट पे होता है। तो पहला कौन? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दूसरा कौन? फ्रेंच। तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस। ऑस्ट्रेलियन वाला नॉर्मल थी कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच वाला क्ले पे खेला जाता है, विंबलडन इस पे खेला जाता है ग्रासी पे, और यूएस वाला जो होता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो अभी तो हुआ जिसमें पुरुष अपना, अच्छा, मेंस होता है सिंगल, वुमेन होता है सिंगल, मेंस डबल, मेंस वुमेन डबल, इस तरह से होता है। तो जैनिक सिन्नर जो है उसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और इधर से कौन जीता है? जीती मेडिसन कीज। कहता है AFC-ACI कप 2007 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है ना। एशियन फुटबॉल फेडरेशन का है, ठीक है। तो यह जो होगा आपका सऊदी अरब में होगा। कहाँ होगा? सऊदी में। कहता है कि 14 जनवरी 2025 से इसरो का अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? तो वी नारायणन साहब लेंगे, ठीक है। के सिवन गए थे तो एस सोमनाथ आए, फिर उसके बाद एस सोमनाथ जा रहे हैं तो वी नारायणन आ रहे हैं। तो यह आपका 15 सवाल था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। 3 आपका करंट से रहता है, ज़्यादा मोस्टली आपका किससे रहता है? इंडियन पॉलिटी से रहता है, 1-2 हिस्ट्री से, 1-2 ज्योग्राफी से, कभी कभी इकोनॉमिक्स से डाल देता हूँ। तो आगे का जो मतलब होगा डिस्क्रिप्टिव का पेपर भारती सर कराएंगे, तो ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोड मेंस क्लर्क मेंस के लिए टेस्ट 12 की इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की क्लास को लेकर, है ना। चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे बच्चे। जैसे टेस्ट में आप लोगों ने जो दिया है पेपर, 2 ऐसे राइटिंग होता है जिसमें आप एक लिखते हैं। मैं यहाँ दोनों का डिस्कशन आपके लिए लेकर आता हूँ, और PDF फॉर्म में आपको वो प्रोवाइड भी करा दिया जाता है आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसमें बने रहें, रेगुलरली आपको सारा कुछ मिलता रहेगा, है ना। तो यहाँ आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, 2 अपना जो दिया गया है टॉपिक, उसमें से किसी एक पे लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कंटेंट देखते चलेंगे क्या है। देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जितना ज़्यादा आप कंटेंट पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, है ना, उतने ज़्यादा आपके माइंड में उसके बारे में कुछ ना कुछ आता जाएगा, और उसको आपको एक शब्द देने की जरूरत होती है। शब्दों में जैसे उसको भरना शुरू करेंगे तो आपका एसे राइटिंग कंप्लीट होगा। थोड़ा सा बस चरणबद्ध तरीके से उसको सही तरीके से लिखेंगे, बढ़िया होता जाएगा, है ना। एक इंप्रेसिव राइटिंग की तरफ हम लोग बात करेंगे। चलिए, पहला है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। हिंदी में भी आपने ये बहुत सारे ऐसे राइटिंग किया है इसके ऊपर कि जनसंख्या विस्फोट। हम लोग क्या क्या इसमें लिख सकते हैं? एक तो ये कि ये होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एंड सेकंड वन इज इट्स काउजेस, ये होने के कारण क्या होते हैं, इट्स इम्पैक्ट, इसका क्या असर होता है, एंड फोर्थ वन इज कंक्लूजन, इसको कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए ये हमने जो किया है ना, कुछ जो दिया गया है आप लोगों को, वो दिया गया है पॉइंट वाइज आपको दिया गया था। ये कंटेंट ऐसा है जिसमें पॉइंट वाइज हमने नहीं किया है। 150 वर्ड्स में आप लोग को लिखने हैं। कुछ एग्जामिनेशन कुछ ज़्यादा वर्ड्स में लिखने होते हैं, 250 वर्ड में, 250 वर्ड्स। यहाँ आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं। ये जो लिखने का तरीका है बच्चे, ये बेहतर है। लेकिन अगर इसी में आपने पॉइंट टू पॉइंट इसी चीज़ों को लिखना शुरू किया, तो जो आपको
0.5 या 1 मार्क्स कट होंगे वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो हम लोग इस पे एक बार बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू, हमने अभी क्या बात किया कि पहले व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पहला है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन refers to the rapid increase in the numbers of people in a specific region, often in a short period. This phenomenon has become a significant global issue. क्या है कि एक स्पेसिफिक रीजन में अगर बहुत ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ जाए अचानक से बहुत ही कम टाइम में, उसी को कहा जाता है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, और दिस फिनोमेनन हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल इशू। और ये जो फिनोमेनन है, ये जो चल रहा है, ये ग्लोबल इशू हो गया है आज के डेट में, बहुत बड़ा इशू हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट इशू है, स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री। सबसे बड़ा किसके लिए, देखिए आप एक बहुत ही सशक्त परिवार हैं, बहुत ही किसी का फैमिली है जो बहुत ही क्या है, पोलाइट एलिट फैमिली से है, उसके पास मान लिया जाए कि 12 से 15 फैमिली मेंबर्स हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। कोई ऐसा होगा कि जिसके बच्चे स्कूल ना जा पाए, किसी को जो बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो उसको ना मिल पाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन वैसा फैमिली जिसमें एक दो लोग होते हैं जो कमा रहे हैं, अर्निंग है, बाकी लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए तो मुश्किल होगी। तो ये जो 2-3 लोग कमाने का जो फैमिली है, वैसा ही डेवलपिंग कंट्री का नेचर होता है कि उसमें सारे लोग धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ अपना लाइफ बिता रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ज्यादा बड़ा इशू होता है। वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज, अब देखिए ये हो गया, उसके बाद क्या कॉजेज, वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर, इम्प्रूव्ड medical facilities, vaccination programs, and better nutrition have drastically reduced mortality rates, leading to longer life expectancies. देखिए ये आखिर हुआ क्या है, इसका प्राइमरी कॉजेज क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तो पहला तो ये कि हेल्थ केयर बहुत ही एडवांस हो गया है, तो लोग मोर्टालिटी रेट कम हो गया, है ना, लोग कम मरने लगे, कुछ डिजीज होता है उससे भी ठीक हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, और नए बच्चे का जन्म भी हो रहा है, तो पहले वाले भी बच गए और आज वाले भी बढ़ रहे हैं। तो पहला तो कि हेल्थ केयर एडवांस हो गया, ये एक तरीका। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ गया, बेटर न्यूट्रिशन है, लोगों को अच्छे अच्छे भोजन दिया जाने लगा, अच्छे अच्छे डाइट दिए जाने लगे, लोगों का क्या हुआ, मोर्टालिटी रेट, मृत्यु दर कम हो गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद एडिशनली हायर बर्थ रेट्स due to limited access to family planning and cultural norms contribute to rapid population growth. देखिए क्या है, हायर बर्थ रेट्स जो है किसकी वजह से, ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। एक फैमिली प्लानिंग की जो एक्सेस है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है, लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। एंड कल्चरल नॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू रैपिड, और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बहुत ही क्या है, कंट्रीब्यूट करता है, इसके लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी होता है। द कॉन्सिक्वेंसेज, अब हम बात कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर, उसके इम्पैक्ट, इसके क्या क्या होते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर फार रीचिंग, इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज। अब लोग बढ़ गए तो रिसोर्सेज जो साधन है उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सच एज फूड, वाटर एंड शेल्टर प्लेसेज। भोजन की आवश्यकता तो सबको होगी, फूड की, दूसरा पानी की, तीसरा रहने के लिए जगह की। इमेंस प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट, और इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही बड़ा असर पड़ता है, लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। और इसका नतीजा क्या हो रहा है आज के डेट में, जंगलों को काटा जा रहा है, वहां लोग बसाए जा रहे हैं, है ना। डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें कमी आती जा रही है। ठीक है, overcrowded cities face challenges like inadequate infrastructure। जो वैसे सिटी जो बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड हैं, उनको क्या चैलेंज होता है, उनके यहाँ क्या चैलेंज होते हैं, उनके यहाँ जमीन की कमी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो जाती है, पुअर सैनिटेशन एंड हाई एम्प्लॉयमेंट रेट्स। फर्दरमोर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ often exacerbates poverty and inequality, making it harder for governments to produce essential services। जब ये सारी चीजें होती है तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है,
लोगों में इनइक्वलिटी आनी शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबको जरूरत की चीजें पहुंचाई जाए। ठीक है, टू एड्रेस द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट इज क्रूशियल टू प्रोमोट अवेयरनेस। जरूरी क्या है, सबके बीच में अवेयरनेस को बढ़ावा देना अबाउट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में जैसा पहले मेंशन किया गया था कि एक लिमिटेड एक्सेस है फैमिली प्लानिंग को लेकर, सारे लोग जानते ही नहीं है कि क्या करना है कैसे। तो फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस दैट बैलेंस ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। हाँ, क्या क्या जरूरत है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की और ऐसे डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की जो बैलेंस करे किसको, ग्रोथ विथ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जो इन्वायरमेंट में जो कंजर्वेशन जो होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उसको सुरक्षित रखते हुए सबको बढ़ाना है और सबको एडुकेट करना है। ये गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये कंटेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको पॉइंट बाई पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे पहला आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरा उसके काउजेज हो गए, तीसरा उसका इम्पैक्ट हो गया, उसका कंक्लूजन हो गया, है ना। तो ये सारे एक बेहतर तरीके से आप इसको बहुत अपने अपने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और जब भी ये लिखा जाए तो बहुत ही इजी गोइंग लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ गया ऑनलाइन एजुकेशन। एक टॉपिक है बच्चे आपका ऑनलाइन एजुकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है एसे राइटिंग के लिए जो आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है या नहीं है? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि है या नहीं है। और इसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं या सिर्फ एक ही है? आप पॉजिटिव साइड्स देखते हैं या दोनों आप देख पाते हैं या सिर्फ निगेटिव साइड्स देख पाते हैं? अपने दिमाग में रखना है। पहला तो ये कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या, नंबर 1। सेकंड, इसका एडवांटेज। थर्ड वन इज इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यानी डिसएडवांटेज। एंड थर्ड वन इज क्या इसके बारे में और क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसके बारे में बात करनी होगी। चलिए क्या है ऑनलाइन एजुकेशन? रेफर्स टू अ न्यू एरा ऑफ लर्निंग वेयर वे ऑफ लर्निंग हैज बिकम कन्वीनियंट। ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना, आज के युग में एक न्यू एरा ऑफ लर्निंग है ना, जहां बहुत ही आसान हो गया है किसी चीज को सीखना। सीखने का जरिया बहुत ही आसान हो गया। वेयर वे ऑफ लर्निंग हैज बिकम कन्वीनियंट, इट इज चेंजिंग द वे वी लर्न। ये धीरे धीरे बदलता जा रहा है हमारे सीखने के तरीकों को। जैसे आज हम लोग, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ये ऑनलाइन लर्निंग ही एक तरीका है कि आप यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन पे भी जाके आप देख पाएंगे, किसी भी एप्लीकेशन पे आप जाकर देखते हैं, ये ऑनलाइन एक माध्यम है। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं 3D में भी दिखा सकता था, इसको मैं 3D में दिखा सकता था, सबटाइटल आ रहा होता, साइड में कुछ वीडियो चल रहे होते, तो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता था, कुछ ग्राफिक्स का यूज किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ये आप दिमाग में सिर्फ सोच सकते हैं, आपके अंदर कंटेंट आने चाहिए। यहाँ 150 वर्ड्स में हमें इसको कंक्लूड करना है ना, इसलिए हमें थोड़ी सी लिमिटेशन चाहिए। आपके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे ऑनलाइन एजुकेशन के, बस शर्ते उसको सही तरीके से सीक्वेंस में उसको मेंशन करना है। ठीक है, पहला हमें हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या, ये क्या करता है। तो पहला तो ये इन्होंने क्या किया है, इसने वे ऑफ लर्निंग को क्या कर दिया, कन्वीनियंट बना दिया है। ठीक है, ये क्या करता है, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू स्टडी फ्रॉम होम और एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो कहीं बैठे, चाहे वो घर में रहें, फील्ड में रहें, ग्राउंड में रहें, कहीं भी रहें, ट्रेन में रहें, बस में रहें, कहीं भी, मतलब कहा जाता है कि कहीं भी वो रहे, और अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं। ऐसा ये ऑनलाइन एजुकेशन आपको अलाउ करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। इंटरनेट कनेक्शन तो है, लेकिन किस में चलाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स students can access lessons, videos and other study materials on various websites and apps। अभी हमने कहा कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको डाउनलोड करके आप सीख सकते हैं, तो जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, सब पे जाकर के आप सीख सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स, अब क्या बात हो रही है बेनिफिट्स की, बेनिफिट्स क्या क्या? One of the biggest benefits of online education is that
इट इज अवेलेबल टू एनीवन, ये सबके लिए अवेलेबल होता है। और कहाँ? एनीवेयर, कहीं भी किसी के लिए भी अवेलेबल होता है। People from different parts of the world can join online classes and learn at their own place. मैं यहाँ रह करके कैम्ब्रिज का क्लास यहाँ से बैठ के अटेंड कर सकता हूँ, हो सकता है कि नहीं? आप भागलपुर में बैठकर यहाँ चल रहे क्लास, पटना में हो रही क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कहीं भी रहे, कहीं भी रहकर किसी के लिए भी ये अवेलेबल हो जाता है। और पीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जगह पे रख करके उसको सीख सकते हैं। इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड मनी। बिल्कुल सही बात है, ये टाइम बचाता है और पैसे भी बचाता है। ऑफलाइन अगर आप आएंगे तो जैसे क्लासरूम के चार्जेस होते हैं, बहुत सारे इंफ्रा पे खर्च होता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपसे फीस ली जाती है, तो थोड़ा सा वो फी ज़्यादा होता है। ऑनलाइन में क्या है, मैं जैसे ऑफलाइन वालों को दे रहा हूं वैसे ऑनलाइन वाले इसी को देख रहे हैं, तो वहां अगर मैं फी कम भी कर दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या हो गया, बच्चों के लिए तो कम हो गया। तो इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड मनी एज स्टूडेंट्स डोंट नीड टू ट्रेवल टू स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज। देखिए इस तरीके से भी खर्च बच गया, उनको स्कूल या यूनिवर्सिटी कहीं भी जाने के लिए ट्रेवल करने की जरूरत नहीं होगी, तो वो एक्सपेंसेस भी बच गए, फी में भी रिडक्शन हुआ, है ना? तो टाइम भी बचा दिया और मनी भी बचा दिया। हाँ, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा। जो बैड साइड है इसका क्या, हाउएवर ऑनलाइन एजुकेशन हैज सम चैलेंजेस टू। Students need to be disciplined and stay focused without the help of teachers in person. इसमें क्या होता है, उनको बहुत ही डिसिप्लिन रहने की जरूरत होती है, स्टे फोकस्ड, बहुत ही फोकस्ड रहने की जरूरत होती है विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर्स इन पर्सन। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में अब जैसे अभी आप कोई डाउट पूछेंगे तो मैं इस पे क्या ही बता पाऊंगा, है ना? अगर कोई एक बच्चा डाउट पूछता है कमेंट में तो एक बच्चे के लिए बताया जा सकता है, मान लिया कि 2 लाख लोग पूछ दिए, फिर कैसे बताया जाएगा? इम्पॉसिबल है। तो ये जो इंटरेक्शन है टीचर्स से वो नहीं हो पाता है, तो जो डाउट रह जाता है वो डाउट बरकरार रहता है। कोई भी टीचर हो कितने भी अच्छे तरीके से बता दे, कुछ ना कुछ डाउट तो रहता है, और वो डाउट उसी के दिमाग में रहता है जो उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो पढ़ते हैं। पढ़ने वालों के मन में डाउट आता है, नहीं पढ़ने वालों के मन में कोई डाउट नहीं आता है। तो उनको डिसिप्लिन रहने की जरूरत होती है और फोकस्ड रहने की जरूरत होती है। नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू द इंटरनेट। हाँ, आज भी सबके पास तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, और उनके पास अगर है भी कनेक्शन तो बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, उनके पास डेटा बहुत ही कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो सबके पास ये एक्सेस नहीं है। नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू द इंटरनेट और टेक्नोलॉजी विच कैन बी अ बैरियर फॉर सम पीपल। देयर आर overall online education is a great tool that makes learning more accessible, but it comes with its own set of challenges, है ना? होता क्या है कि आप मान लीजिए, ये चैलेंज ही तो है, मान लीजिए अभी आप ये क्लास देख रहे हैं, देखते देखते आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया एक बढ़िया वाला, क्या करेंगे? क्लास पूरी करेंगे या मैसेज देखेंगे? और मैसेज भी किसका आया? अरे मम्मा का और पापा का नहीं आया, समझ गए होंगे लोग, है ना? तो मैसेज देखना जरूरी है, पता चला नहीं देखे तो लड़ाई ही हुई। तो ये जरूरी होता है फोकस्ड होना, क्योंकि वहां आपके लिए इन पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन नहीं हो रहा टीचर से, तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहना होता है, बहुत ही फोकस्ड रहना होता है ना? ये चैलेंजेज हैं, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है? तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही एक अच्छा सा टॉपिक है, इस पर आप अगर लिखने बैठे तो बहुत लिख सकते हैं। तो ये हमने थोड़े से में कंक्लूड किया है, 150 वर्ड्स में हमने कंक्लूड किया है, सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हुए, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने इसमें मेंशन कर दिए। आप इसको एलेबरेट कर सकते हैं, अगर 250 वर्ड्स में लिखने होते तो और ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। इसी को आप पॉइंट वाइज पॉइंट भी कर सकते थे। जो ग्रीन से हमने पेन किया वो क्या है, जो ग्रीन से अंडरलाइन किया है वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसका एडवांटेज है, उसके बाद इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है? तो ये हो गया आपका ऑनलाइन एजुकेशन पे एसे राइटिंग, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लेटर्स के ऊपर। लेटर्स क्या है बच्चे? 2 लेटर दिए गए हैं, उसमें से किसी एक पे हमें लिखना है। हम यहाँ दोनों को देकर चलेंगे। ये एक थोड़ा सा एक
अच्छा मामला बनता है। ये खास करके मुझे लगता है ये दे दिया गया है, लेकिन इस तरह का लेटर अगर आप लिखना समझ गए तो नॉर्मल लेटर जो होता है, फॉर्मल लेटर, वो तो आप बहुत ही आसानी से लिखना शुरू कर देंगे। देखिए, कुछ टफ कुछ इजी दोनों दिया जाएगा, और जब आपको लिखने की आदत बन जाएगी तो सारा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये थोड़ा सा ये हो गया है, कोड नीचे आ गया है। यहाँ पे सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, नाम और एड्रेस होना चाहिए, फिर जिसे आप लिख रहे हैं वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डियर सर। सीधा लेटर में क्या करना है, सीधा टू द पॉइंट बात करनी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है। आई एम राइटिंग टू सजेस्ट मेजर्स टू काउंटर इन्फ्लेशन इन इंडिया। यही था ना सब्जेक्ट में, यही था, सॉरी सब्जेक्ट छूट गया है, हाँ ये लिख देना है यहाँ। ठीक है, टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस इन्फ्लेशन इन इंडिया का क्या मतलब, टू काउंटर, जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो मेजर्स लिए जा सकते हैं उसके ऊपर मेरा एक सुझाव आरबीआई गवर्नर को, यही है। ठीक है, टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस आई रिकमेंड tightening monetary policy by increasing the repo rate to reduce money supply। मैं रिकमेंड करता हूं कि टाइट किया जाए किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को, बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ा करके। अब रेपो रेट क्या होता है उसके बारे में इकोनॉमिक्स वाली क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा दिया हुआ। इंक्रीजिंग द रेपो रेट टू रिड्यूस मनी सप्लाई, स्ट्रेंथनिंग रेगुलेशन टू कर्ब स्पेक्युलेटिव प्रैक्टिसेस इन एसेंशियल सेक्टर्स कैन प्रिवेंट प्राइस वोलेटिलिटी। किसी को मजबूत करके, रेगुलेशन को मजबूत करके क्या करना है, इस प्रैक्टिसेज को बिल्कुल स्पेकुलेटिव बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इन एसेंशियल सेक्टर्स कैन प्रिवेंट प्राइस वोलेटिलिटी, जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम लोग एक रणनीति बनाए, पॉलिसी बना करके उसको अगर मजबूत करें तो हमारा क्या होगा, प्राइस हर चीज में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, देखिए एसेंशियल एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स कैन रिड्यूस फूड प्राइस इन्फ्लेशन। अगर एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा और लोगों को बहुत ही कम दाम में, आप देखते होंगे ना कि सब्जियों के जब सीजन्स आते हैं तो कभी कभी सब्जियां क्या होती है, बहुत ही सस्ती हो जाती हैं। तो इसी तरीके से बहुत अच्छे से अगर सपोर्ट कर दिया जाए तो पूरे ईयर, पूरे साल, हर हमेशा वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, फूड प्राइस इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। एडिशनली प्रोमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी विल हेल्प कंज्यूमर्स मैनेज देयर एक्सपेंसेस। अगर लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा दी जाए, लोगों को फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाए, एडुकेट किया जाए, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो मैनेज कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को। These actions can stabilize the economy and ease the burden of inflation on the public। और ये जो एक्शंस हैं, दो हमने बात की, कौन सा, कि जो एसेंशियल सेक्टर्स हैं उसमें अच्छे पॉलिसी ला करके उसको रेगुलेट किया जाए ताकि क्या होगा, हाँ जो बैलेंस हो जाएंगे सारा कुछ। जैसे पहला हमने बात किया कि एग्रीकल्चर को अगर सपोर्ट किया जाए तो जो फूड प्राइसेस, जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। दूसरा हमने क्या किया कि अगर लोगों को फाइनेंस को कैसे यूज करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, अगर इसके बारे में एडुकेट कर दिया जाए तो अपने डेली लाइफ के एक्सपेंसेस को वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हो गया, तो मैंने इसी दो को कहा कि अगर इन दोनों को अगर स्टेबलाइज कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन जो पब्लिक के ऊपर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, योर सिंसियरली। यहाँ बहुत ही अच्छा सा, हमने बहुत ही कम सेंटेंस में इसको कंक्लूड किया। ठीक है, आप ये पूरा कंटेंट देखेंगे, आपको ये सारा टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम चैनल दिया होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारा का सारा ये मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये सब में नीचे आ गया बच्चे। ठीक है, ये सेंडर एड्रेस, लेटेस्ट क्या है, लेटर है किसी एडिटर को, टू द एडिटर, न्यूज़पेपर नेम यहाँ ले आइए, न्यूज़पेपर एड्रेस उसके बाद ले आइए, उसके बाद लिखिए सब्जेक्ट, ग्रोइंग थ्रेट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इन अ लोकेलिटी।
आपके एरिया में जो बढ़ रही क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके बारे में अब एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख करके जागरूक करने का प्रयास करें। ठीक है, किसको जागरूक करना है? सरकार को भी बताना है और लोगों को भी बताना है। ठीक है। Yes, sir. I'm writing to draw attention to the rising criminal activities in our locality. The increase in thefts, burglaries, and other criminal offences has caused immense fear and insecurity among the residents. क्या है कि जो हमारे एरिया में चोरी की समस्या बढ़ गई है, लूट की समस्या बढ़ गई है, स्नैचिंग की समस्या बढ़ गई है, कुछ और क्रिमिनल ऑफेंसेज हो रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि जो वहाँ रहने वाले निवासी हैं उनके अंदर डर और इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है उनके बीच। डिस्पाइट न्यूमरस कंप्लेंट्स, बहुत सारे कंप्लेंट्स के बावजूद लिटिल एक्शन हैज बीन टेकन, बहुत ही नाम मात्र का एक्शन लिया गया है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। आई अर्ज द अथॉरिटीज टू स्ट्रेंथन पुलिस पेट्रोल्स, increase still lightning and implement surveillance systems to ensure public safety. मैं इस चीज को मजबूत करने के लिए आपसे अपील करता हूं, आप ये पब्लिश करें कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए और इंप्लीमेंट सर्विलांस सिस्टम। सर्विलांस सिस्टम समझते हैं कि वहां कौन कौन लोग घूम रहे हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो कौन वहां इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके ऊपर कमांड की जाए ताकि पब्लिक को सेफ्टी दिया जा सके। Immediate actions is needed to curb this growing threat and restore peace in our community, है ना। और हमारे एरिया में रह रहे लोगों के लिए उसकी क्या जरूरत है कि बहुत ही एक जरूरी कदम तुरंत से तुरंत लिया जाए, इमीडिएट लिया जाए, ताकि इस तरह की जो ग्रोइंग थ्रेट है, इस तरह का जो बढ़ता डर है, उससे लोगों को निजात मिल सके। ठीक है, और शांति लोगों के अंदर आ सके। योर्स सिंसियरली। ठीक है, चलिए 2 लेटर्स हो गए। अब हैं बच्चे कुछ क्या है, हाँ इडियम्स हैं, इसके मीनिंग के साथ आपको सेंटेंसेज भी बनाने हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कहने का मतलब क्या? देखिए, समय रहते समस्या का समाधान करना बेहतर होता है, क्योंकि अब बाद में बढ़ के और बड़ी समस्या हो जाती है। कहते हैं ना, अभी हो तो इसको ठीक कर लो, बाद में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू डील विद द problems right away to prevent it from becoming worse or more difficult later. सेंटेंस क्या है? If you notice a small leak in the roof, अगर आपको छत में एक छोटा सा छेद दिखता है तो उसको तुरंत उसको ठीक कीजिए, नहीं तो पता चला बाद में बड़ा सा होल हो जाएगा। Fixing it immediately is a stitch in time that saves 9. उसको ठीक करना अभी के लिए बेहतर होगा, नहीं तो बाद में चल के वो बड़ा चीज और हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? At the drop of a boat, to do something immediately or without hesitation. किसी चीज को तुरंत करना या बिना हेजिटेशन के साथ करना, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कुछ करना। She would help you at the drop of a hat if you asked her. अगर आप उसको पूछते हैं तो वो तुम्हारी मदद बिना हिचकिचाए तुरंत करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? समथिंग सॉरी वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है? समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, कुछ ऐसा चीज बहुत ही कभी कभार होती है, कुछ ऐसा जो बहुत ही कम होता है। ही गोज टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज ही इज ऑलवेज बिजी विद वर्क, है ना। वह बहुत ही कम मूवी जाता है क्योंकि वो क्या होता है, अपने कामों में बिजी रहता है। इन हॉट वाटर, टू बी इन ट्रबल और अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में होना या कठिन स्थिति में होना। After missing the deadline, she found herself in hot water with the boss, है ना। जो डेडलाइन दी गई थी उसको मिस करने के बाद उसने अपने आप को पाया कि वो बहुत ही मुसीबत में है। Hit the nail on the head to describe exactly what is causing a situation or problem. किसी समस्या स्थिति के बारे में सही सही बताना। When she said the issue was the lack of communication, they hit the nail on the head. ठीक है, ये सेंटेंस जितना आपको दिया जा रहा है, कुछ सेंटेंसेस खुद भी बनाने का प्रयास किया कीजिए। जितना ज्यादा आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी राइटिंग बेहतर होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये करेंगे तो सिर्फ आपका यही बेहतर होगा, किसी इडियम्स का यूज आप अपने ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, हाँ कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जिसका क्या है,
एकोमोडेशन, इसका सही ये होता है बच्चे, डिस्क्राइब ऐसा होता है, मेंटेनेंस ये, अपीयरेंस ये, सिगरेट ये। सिगरेट तो अधिकांश लोग गलत ही बोलते हैं, CIGE, उसके बाद RETTE। ठीक है, चलिए तो आज का जो 12th था बिहार सिविल कोड मेंस क्लर्क मेंस के लिए, वो ये रहा। पेपर होने में काफी अभी अच्छा दिन है बच्चे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा जल्दी ही कि कब उम्मीद है। ऐसा नहीं कि मैं रोज एक वीडियो ला करके आप लोग तैयार हो जाइए, वैसा नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से। जब भी देगा तो 10 दिन का तो टाइम देगा हमें ना, 10 दिन में मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, और जो कुछ जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप लोग करते चलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।